हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विवेक क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हमने अभी एक जो है ये MCQ प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, जिसमें हम भारतीय भूगोल, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास के बारे में जो है हम जानकारी करेंगे। ये जो हमारी जो क्लासें होंगी, हमारी MCQ के थ्रू जो है इनको संचालित किया गया है। इसमें जो है हम MCQ क्वेश्चन को इसमें जो है पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जब भी हम कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं तो टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें उसका एक एनालाइज करना होता है। उस टॉपिक को हमने कितना पढ़ा है, उसको हमने कितना जाना है। तो उसके लिए हमें MCQ करने होते हैं, अपने प्रैक्टिस सेट लगाने होते हैं, और उन्हीं को देखते हुए, जैसे कि अभी आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, यूपी पुलिस का एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो पैट का एग्जाम होता है, अभी आपका जो है ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्जाम है, लेखपाल का आपका एग्जाम होगा, ठीक है, आरओ का एग्जाम है आपका, लोअर पीसीएस का एग्जाम होगा आपका, आपके जो भी एग्जाम होंगे, इन सभी को देखते हुए हमने इस क्लास को जो है स्टार्ट किया है। जिसमें से सबसे पहली क्लास जो ये आज हमारी है, ये है हमारी भारतीय भूगोल की, जिसे हम MCQ के थ्रू जो है स्टार्ट कर रहे हैं। और हम इसमें जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो सही क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम से संबंधित हैं या फिर किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, जो पूछे जा चुके हैं या फिर उनके पूछे जाने की संभावना है, वो सभी क्वेश्चन हमारे इस MCQ के थ्रू हम जो है इसको शुरू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है। देखिए, जब हम ग्लोब में भारत की स्थिति को पढ़ते हैं कि भारत कहाँ अवस्थित है ग्लोब के अंदर, तो जब हम ग्लोब को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये ग्लोब है। इस ग्लोब में एक रेखा है जिसे हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसे क्या बोला जाता है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा हम इसे बोलते हैं। इसे ही हम बोलते हैं विषुवत रेखा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसी को हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो हम देखते हैं कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इससे नॉर्थ वाला जो ये हिस्सा होता है, ये यहाँ जो है 90 डिग्री नॉर्थ, जो उत्तरी ध्रुव होता है, यहाँ तक कि जो है इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, उत्तरी गोलार्ध इसको बोला जाता है। और इस 0 डिग्री से लेकर दक्षिण, यहाँ 90 डिग्री तक का जो एरिया होता है, 90 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है, दक्षिणी ध्रुव तक का जो क्षेत्र होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। इस 90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ को जो मिलाने वाली रेखा है, इससे इस वाले क्षेत्र को, पूर्व वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर। और इसी वाले, इसके पश्चिम वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी देशांतर इसको बोला जाता है। तो ये हमारा पश्चिमी देशांतर होता है, ये हमारा पूर्वी देशांतर होता है। तो हम देखते हैं कि ग्लोब में जो स्थिति भारत की है, इस वाले क्षेत्र में है, यानी पूर्वी देशांतर में है। तो हम देखते हैं कि भारत कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। जब हम भारत को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि भारत, तो जब हम जानेंगे कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये यहाँ पर जो है भारत का ये सबसे उत्तरी बिंदु है, जिसे हम इंद्रकोल के नाम से जानते हैं, जो कितने डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कितने डिग्री, 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और यहाँ पर जब हम इसका दक्षिण वाला बिंदु देखते हैं, जो मुख्य भूमि वाला बिंदु है, ये कितने डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। और भारत का जो सबसे दक्षिण वाला बिंदु है, वो है इंदिरा पॉइंट। वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। इसे हम पिग्मिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पार्सिन पॉइंट भी इसको बोला जाता है। ये 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है और ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट ये मुख्य भूमि वाला बिंदु है, जो कि कन्याकुमारी कैप कोमोरोई में स्थित है। और इधर सबसे पूर्वी बिंदु जब हम देखते हैं, तो सबसे पूर्वी बिंदु हमारा है 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। और ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, कीबीथू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कीबीथू के नाम से जानते हैं। और जब हम भारत का ये पश्चिम वाला जो हिस्सा हम पढ़ते हैं, ये गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। और ये 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है। लेकिन हमें एक चीज यहाँ से याद रखनी है, ये है गौहर माता। लेकिन ये जो है भारत, तो हम इसे पश्चिमी बिंदु तो बोलते हैं, लेकिन ये है कौन से देशांतर में, पूर्वी देशांतर में। ये है भारत का दक्षिण बिंदु
बिंदु तो बोला जाता है, लेकिन ये है कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा देशांतर में जब हम बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व की बात कर रहा है, और 97 डिग्री 25 मिनट जो है किसकी बात कर रहा है? ये पश्चिम के मध्य की बात कर रहा है। ध्यान रखेंगे ये पूर्व नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन में जो है ये पूर्व नहीं है, ये क्या हो जाएगा? हमारा पश्चिम हो जाएगा। तो ये जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पश्चिम हो जाएगा, ये पूरब नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 68 डिग्री 7 मिनट जो है क्या हो जाएगा? पूर्वी जो है क्या हो जाएगा? ये पश्चिमी पॉइंट है, और ये क्या हो जाएगा? हमारा पूर्वी देशांतर हो जाएगा। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से याद रखना है ये दक्षिणी अक्षांश की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? अक्षांश की। दूसरा हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर जो है कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध जो है 37 डिग्री 6 मिनट जो है दक्षिण की बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा दक्षिण नहीं है, जबकि ये हमारा कौन सा है? ये उत्तरी पॉइंट है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो उसके बाद है हमारा सी ऑप्शन है, अक्षांश में यदि हम बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखेंगे ये जो है हमारा, ये क्या है? हमारा उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी गोलार्ध 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा देशांतर की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और इसी की हमने अभी बात करी थी कि यदि हम भारत की स्थिति ग्लोब के अंदर देखते हैं तो गोलार्ध है की बात करेगा, अक्षांश की बात करेगा तो उत्तरी हो जाएगा, और यदि देशांतर की बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, अक्षांश की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी में 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण, तो दक्षिण नहीं है, ध्यान रखेंगे क्या है? हमारा उत्तर है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट की यदि हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है, जिसे हम कैप कॉमोरिन के नाम से भी जानते हैं, और ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक विस्तारित है। और यदि हम देशांतर की बात करते हैं तो 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की ग्लोब में क्या है? स्थिति है। तो इसका सबसे पहला जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? देखिए सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। तो ध्यान रखेंगे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कर्क रेखा पर स्थित सबसे जो है पश्चिम पश्चिम वाला जो राज्य है वो कौन सा है? गुजरात है। कौन सा हो जाता है? गुजरात। और गुजरात के बाद यदि हम पढ़ते हैं तो कौन सा आएगा? राजस्थान। कौन सा आता है? राजस्थान आता है। राजस्थान के बाद एमपी यानी मध्य प्रदेश आता है। इसके बाद आता है कौन सा? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद हम देखते हैं झारखंड, और झारखंड के बाद हम क्या पढ़ते हैं? झारखंड के बाद आता है आपका क्या? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद आता है आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आता है आपका मिजोरम। क्या आता है? मिजोरम। तो ये भारत के क्या हो जाते हैं? ये भारत के हो जाते हैं 8 राज्य जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है ये है कि कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो हम देखेंगे कि यहाँ जो है कौन सा ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा में, देखिए झारखंड से जो है कर्क रेखा गुजरती है, मिजोरम से भी कर्क रेखा गुजरती है, त्रिपुरा से भी कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन मणिपुर कर्क रेखा यहाँ से नहीं गुजरती है। और यही जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि मणिपुर कहाँ पर स्थित है? मिजोरम के ऊपर स्थित है। मिजोरम से जस्ट ऊपर है मणिपुर, मणिपुर से ऊपर है नागालैंड, और नागालैंड से ऊपर आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मणिपुर है। इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये 8 राज्य आपको याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पूर्वी राज्य है हमारा मिजोरम, और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? हमारा गुजरात। और एक और चीज हमें यहाँ से याद रखना है, एक और क्वेश्चन हमें याद रखना है। क्वेश्चन क्या है कि झारखंड राज्य की जो राजधानी है रांची, और इसी रांची से हम पढ़ते हैं कि इसी रांची से जो है करीब से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो यहाँ पर बात कर रहा है किसकी? 10 डिग्री चैनल की।
तो 10 डिग्री जो चैनल है ये किन किन द्वीपों को अलग करता है, ध्यान रखेंगे। तो हम पढ़ते हैं कि जब हम अंडमान निकोबार को पढ़ते हैं तो अंडमान और निकोबार में हम क्या पढ़ते हैं कि ग्रेट जो है जो लघु अंडमान है, कौन सा अंडमान है, लघु अंडमान। लघु अंडमान से अलग अलग किससे अलग होता है, ये 10 डिग्री चैनल से अलग होता है, 10 डिग्री चैनल के साथ अलग होता है। और ये किससे अलग होता है, ये कार निकोबार से अलग होता है। किससे अलग होता है, कार निकोबार से अलग होता है, ध्यान रखेंगे। लघु अंडमान कार निकोबार से अलग होता है, क्या होता है, 10 डिग्री चैनल। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ध्यान रखेंगे अंडमान और निकोबार में ही भारत की दोनों प्रकार की ज्वालामुखियां यहाँ पर स्थित हैं। यहाँ पर एक्टिव ज्वालामुखी भी है और यहाँ पर सुसुप्त ज्वालामुखी भी है। यहीं पर है बैरन ज्वालामुखी और यहीं पर है नारकोडम ज्वालामुखी। अंडमान की हम हाईएस्ट पीक पढ़ते हैं तो कौन सी है, शैडल पीक। कौन सी है, शैडल पीक जो है क्या है, शैडल पीक अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। और निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका क्या नाम है, माउंट धुलियार। क्या नाम है, माउंट धुलियार। ये क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है निकोबार की। और अंडमान निकोबार पूरे द्वीप समूह की यदि हम बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शैडल पीक है। तो 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग कर रहा है, लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, यानी कौन सा ऐसा देशांतर रेखा है जहां से भारत अपने समय का निर्धारण करता है। तो ध्यान रखेंगे जिस प्रकार से पूरे विश्व में हम देखते हैं ग्रीनविच रेखा को जो 0 डिग्री पर स्थित है, और ग्रीनविच रेखा से पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है, पूरे देश के समय का निर्धारण होता है। हम ये पढ़ते हैं कि जो अक्षांश रेखा होती है, अक्षांश रेखा किसी भी स्थान की स्थिति के बारे में बताती है, और देशांतर रेखा क्या बताती है, किसी भी स्थान के समय का निर्धारण करती है। देशांतर रेखा किसी भी स्थान के समय का निर्धारण करती है। इसी प्रकार से एक रेखा है जो देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और यह सबसे नजदीक में कहां से, इलाहाबाद, इलाहाबाद के नैनी से होकर यह सबसे नजदीक से गुजरती है। और यह भारतीय मानक समय रेखा है, यहीं से भारत के समय का निर्धारण होता है। आपसे एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि भारत के पूर्व और भारत के जो है पश्चिम में जो है पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदुओं में लगभग कितने समय का अंतर है। तो ध्यान रखेंगे भारत के पूर्व और पश्चिम में लगभग 2 घंटे के समय का अंतर हो जाएगा। कितना अंतर हो जाएगा, 2 घंटे के समय का अंतर हो जाएगा। क्यों, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितने मिनट के बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। तो ध्यान रखेंगे भारतीय मानक समय रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और यह ग्रीनविच समय से कितने समय आगे है, यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। यह ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है, यानी कौन सा भारत का वो राज्य है जो मालदीव के साथ जो है क्या करता है, भारत की समुद्री सीमा बनाता है। ग्रेट चैनल, हम देखते हैं कि ग्रेट चैनल ये कहाँ पर स्थित है, ये निकोबार में स्थित है। और निकोबार में भी कहाँ पर, ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच आपको यहाँ पर यानी इंडोनेशिया का जो चैनल है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा द्वीप। इसके बाद है कोको चैनल, यह किस किस के बीच, यह उत्तरी अंडमान और म्यांमार को अलग करता है कोको चैनल, ये कोको जलमार्ग भी है। इसके बाद है आपका 8 डिग्री चैनल आता है। हम पढ़ते हैं कि यहाँ जो हम पढ़ते हैं मालदीव से तरफ से जब हम पढ़ते हैं तो एक तो है हमारा 8 डिग्री चैनल, एक आता है हमारा 9 डिग्री चैनल। तो यदि हम 8 डिग्री चैनल को देखते हैं तो यहाँ पर एक आपको एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है मिनी काय द्वीप। क्या नाम है, मिनी काय द्वीप। और यह मिनी काय द्वीप और मालदीव के मध्य स्थित है। मालदीव के मध्य स्थित क्या है, मालदीव के मध्य स्थित है 8 डिग्री चैनल। और ये जो 9 डिग्री चैनल है ये किस किस को अलग करता है, यह लक्षद्वीप को, यह किसको, लक्षद्वीप को किससे अलग करता है, ये मिनी काय द्वीप से अलग करता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये किस किस को, मिनी द्वीप और लक्षद्वीप के मध्य है 9 डिग्री चैनल, और जो है मिनी काय और मालदीव के मध्य क्या है, जो है 8 डिग्री चैनल स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि सबसे नीचे हमारे जो है क्या पढ़ते हैं, मालदीव पढ़ते हैं। मालदीव से ऊपर आता है मिनी काय, और मिनी काय से ऊपर हम पढ़ते हैं क्या आता है, लक्षद्वीप आता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पर स्थित है कौन सा चैनल, 8 डिग्री चैनल, और यहाँ पर स्थित है कौन सा चैनल, 9 डिग्री चैनल। इससे जस्ट ऊपर आता है 10 डिग्री चैनल। अभी हमने पढ़ा है कि 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, लघु अंडमान को कार निकोबार से। और 10 डिग्री चैनल केरल के जो है लगभग लगभग मध्य से होकर गुजरता है। ठीक है, केरल राज्य को भारत की क्या बोलते हैं, इसे साइलेंट वैली बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था कि भारत का सबसे उत्तर वाला बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिण वाला बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो हम पढ़ते हैं कि भारत का सुदूरस्थ जो है दक्षिण बिंदु कौन सा है, ये है कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? सुदूरस्थ जो है कौन सा है, ये हमारा इंदिरा पॉइंट है। कन्याकुमारी भी है भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है। यहाँ पर हम देखते हैं ये कहाँ पर है, ये कैप कोमोरिन है। यहाँ कौन सा है? कैप कोमोरिन जो है, कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन क्या है, ये कितने डिग्री कितने मिनट पर स्थित है, ये 8 डिग्री, ये 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। और इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री पर स्थित है, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। ये ग्रेट निकोबार में स्थित है और ये कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल है। सबसे पूर्वी बिंदु है किबीथू और सबसे जो है पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा, गोहर माता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत की ग्रीनविच जो है किसको कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे ग्रीनविच रेखा जो है क्या करती है, पूरे विश्व के समय का निर्धारण करती है। ऐसे ही भारत के अंदर एक स्थान है जहां से प्राचीन काल के यदि हम अंदर पढ़ें तो प्राचीन काल में वह समय का केंद्र था और जिसे हम क्या बोलते हैं, उज्जैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, उज्जैन बोलते हैं। उज्जैन में हम देखते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ पर समय का निर्धारण होता था, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, भारत का ग्रीनविच बोला जाता है। और उज्जैन को यदि हम पढ़ें तो यह कौन सी नदी के किनारे है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। यहीं पर कुंभ का मेला भी लगता है। भारत के अंदर 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। कहाँ लगता है, हरिद्वार में, प्रयागराज में और जो है उज्जैन में और नासिक में। हरिद्वार में पढ़ते हैं तो गंगा नदी के किनारे, कौन सी नदी पर लगता है, गंगा नदी के किनारे। इलाहाबाद में कहाँ पर, संगम में। प्रयागराज में कहाँ पर लगता है, संगम पर लगता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है और नासिक में जो है कहाँ पर लगता है, गोदावरी नदी के किनारे लगता है। तो ध्यान रखेंगे ये कुंभ जो है 4 स्थानों पर लगता है भारत के अंदर। तो भारत का ग्रीनविच किसे कहा जाता है, उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर भी यही उज्जैन में स्थित है। अगला है कि रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो सीमा है ये किस किस को जोड़ती है। हम पढ़ते हैं कि 1947 ईस्वी में 1947 में जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम जब भारत के अंदर आया था तो इसके साथ जो है हमने पढ़ा कि माउंट बेटन योजना और डिक्की बड़ी योजना, दो योजना भारत के अंदर आई। माउंट बेटन योजना और डिक्की बड़ी योजना। डिक्की बड़ी योजना ने संविधान सभा की जो सीटें थी उनका विभाजन किया और माउंट बेटन योजना ने क्या किया, माउंट बेटन योजना ने सीमा का विभाजन किया। और सीमा का विभाजन करने के लिए इसने जो है इस योजना के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि एक सीमा आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष कौन थे, सर रेडक्लिफ। और इसे ही सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में हम देखते हैं कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ सीमा का क्या किया गया था, निर्धारण किया गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आता है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य जो सीमा निर्धारण करती है कितने डिग्री अक्षांश रेखा करती है। तो ध्यान रखेंगे 38 डिग्री अक्षांश रेखा किस किस के बीच, उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच। और हम पढ़ते हैं कि अमेरिका और कर्नाटक के बीच हम पढ़ते हैं तो कितने डिग्री, 49 डिग्री अक्षांश रेखा। 49 डिग्री अक्षांश रेखा अमेरिका और कर्नाटक के बीच सीमा बनाती है। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा बनती है, मैकमोहन लाइन बनती है। कौन सी लाइन बनती है, मैकमोहन लाइन बनती है। और यही मैकमोहन को कब, 1914 ईस्वी में जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, शिमला सम्मेलन हुआ, उसी में सर हेनरी मैकमोहन की अध्यक्षता में भारत और चीन के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाई गई जिसे हमने किसके नाम से जाना है, मैकमोहन के नाम से जाना है। इसी के साथ हम पढ़ते हैं कि 1962 ईस्वी में चाइना ने लद्दाख वाले क्षेत्र पर कब्जा किया और इसी लद्दाख वाले क्षेत्र को हम किसके नाम से, अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इसी को हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। और इसी अक्साई चीन में भारत अपनी एक बाउंड्री भी शेयर करता है इस अक्साई चीन के साथ जिसे हम क्या बोलते हैं, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मैकमोहन लाइन क्या है। तो ध्यान रखेंगे मैकमोहन लाइन क्या हो जाएगी, मैकमोहन लाइन हो जाएगी भारत और चीन सीमा हो जाएगी मैकमोहन लाइन। और ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। ध्यान रखेंगे मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। भारत पाकिस्तान के बीच हम देखते हैं तो भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है और LOC है। भारत नेपाल के साथ हम पढ़ते हैं तो भारत नेपाल के साथ कैसी सीमा बनाता है, यहाँ पर ओपन बाउंड्री बनाता है। कैसी बाउंड्री बनाता है, ओपन बाउंड्री बनाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच हम यदि हम सीमा पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भारत बांग्लादेश के साथ कैसी सीमा सर निर्धारित करता है, जीरो बाउंड्री शेयर करता है जिसे हम बोलते हैं जीरो सीमा। क्या बोलते हैं इसे हम, जीरो सीमा जो है इसे हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच और भारत नेपाल के बीच ओपन बाउंड्री है और भारत बांग्लादेश के बीच कैसी है, जीरो सीमा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 10,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो हम ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है? 7वां स्थान आता है। 7वां स्थान आता है। पहले नंबर पर हम पढ़ते हैं किसके बारे में? रूस। दूसरे नंबर पर क्या आता है? कनाडा आता है। कौन सा आता है? कनाडा। और कनाडा के बाद हम देखते हैं कि तीसरे नंबर पर क्या आता है? चीन आता है। चीन के बाद हम देखते हैं तो चौथे नंबर पर क्या आता है? यूएसए आता है। और यूएसए के बाद हम 5वें नंबर पर देखते हैं तो क्या आता है? ब्राजील। क्या आएगा? ब्राजील आएगा। और ब्राजील के बाद हम देखते हैं कि छठे नंबर पर जो आता है, छठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर आता है आपका प्यारा भारत। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि 8वें नंबर पर जो आता है ये आता है अर्जेंटीना। क्या आता है? अर्जेंटीना। तो आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तुरंत बाद कौन सी कंट्री आती है? अर्जेंटीना आती है। 9वें नंबर की यदि हम बात करते हैं, 9 नंबर पर आता है कौन सा? कजाकिस्तान। कौन सा आता है? कजाकिस्तान आता है। और 10 नंबर की हम बात करते हैं तो कौन सा आता है? अल्जीरिया। कौन सा आता है? अल्जीरिया आता है। ये आपको याद रखना है। ये टॉप 10 जो कंट्री हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से इनका क्रम क्या क्या है आपको याद रखना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान हो जाएगा? 7वां स्थान हो जाएगा। यदि हम बात करें कि जनसंख्या के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो पहले नंबर पर है। ठीक है। वर्तमान में कौन से नंबर पर आ गई है? पहले नंबर पर। किसको पीछे किया है? चीन को पीछे किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ओलिव रिडले कछुआ के नीले स्थान के स्थल के रूप में जो है प्रसिद्ध हुआ है? तो ध्यान रखेंगे ओलिव रिडले कछुआ ये क्या है? ये कछुए की विश्व में सबसे छोटी प्रजाति है। यह प्रजनन के समय भारत के अंदर एक तट पर आती है जिसको हम उत्कल कोस्ट लाइन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? उत्कल तट के नाम से भी जानते हैं। और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक के तट को यदि हम बात करते हैं तो यहाँ इस तट को हम किसके नाम से? उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? उत्तरी सरकार के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे ओलिव रिडले जो कछुआ है ये भारत के कौन से तट पर आता है? ओडिशा राज्य के तट पर आता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम लगाइए। देखो म्यांमार के साथ ये वाला जो क्षेत्र हम म्यांमार वाला क्षेत्र जो पढ़ते हैं भारत में, ये वाला जो क्षेत्र हम पढ़ते हैं, इधर देखोगे आपका प्यारा भारत है, यहाँ पर है भारत। और हम पढ़ते हैं कि इधर क्या है? म्यांमार है। क्या है इधर? म्यांमार है। तो हम देखते हैं कि ये जो म्यांमार है इसको 1937 में 1937 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश भारत से इसे अलग किया गया, जिस समय इसे बर्मा के नाम से जानते थे। और इसके साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी एक बाउंड्री शेयर होती है और इसी बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अराकाना योमा क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अराकाना योमा क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे हम? अराकाना योमा क्षेत्र बोलते हैं। और हम देखते हैं कि सबसे उत्तर में है अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे फिर आता है नागालैंड, इससे नीचे आता है मणिपुर और इससे नीचे क्या आता है? मिजोरम आता है। तो सबसे ऊपर जो आता है क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या आएगा? नागालैंड। नागालैंड के बाद क्या आएगा? मणिपुर। मणिपुर के बाद क्या आएगा? मिजोरम। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। तो म्यांमार के साथ जो हमारी सीमा है, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? तो ये 4 राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है। तो इनका आपको उत्तर से दक्षिण का क्रम दिया है। आपका यहाँ से जो है ये दक्षिण से उत्तर भी पूछ सकता है। पूर्वांचल क्षेत्र में जो भारत का पूर्वोत्तर का जो राज्य है, यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं, कभी कभी एग्जामिनर यहाँ से इन पहाड़ियों का भी उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। हम पढ़ते हैं कि असम किस किस के साथ अपनी सीमा बनाता है? इधर बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा बनाता है और इधर भूटान के साथ अपनी सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है। इसके बाद हम करते हैं मिजोरम। तो मिजोरम की यदि हम बात करें तो ये बांग्लादेश और म्यांमार के साथ क्या करता है? म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कौन कौन से सही हैं? तो ध्यान रखेंगे ये तीनों ही ऑप्शन हमारे क्या हैं? सही हो जाएंगे। ठीक है। ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। असम किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? भूटान तथा बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल जो है भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। और मिजोरम को यदि हम पढ़ते हैं तो मिजोरम किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? तीनों ही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है?
बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले जो हमारे जो राज्य हैं, ये कौन-कौन से हो जाते हैं? देखो, इधर तो हम पढ़ते हैं कि पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से ऊपर हम पढ़ते हैं कि असम है, असम से इधर हम पढ़ते हैं कि मेघालय है, मेघालय, ठीक है? मेघालय से नीचे हम आते हैं तो क्या होता है? त्रिपुरा होता है, और त्रिपुरा से नीचे आते हैं हम तो क्या आता है? मिज़ोरम आता है। क्या आता है? मिज़ोरम आता है। तो ये भारत के 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं जो किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? पश्चिम जो है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, और सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखेंगे किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो ध्यान रखेंगे मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि मणिपुर की सीमा किससे नहीं लगती है? मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मणिपुर किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? ये म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किसके साथ साझा करता है? म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ भारत देखते हैं कि 40-96 किलोमीटर की अपनी बाउंड्री शेयर करता है। सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल और सबसे छोटी सीमा असम राज्य बनाता है। बांग्लादेश के हम गठन की बात करते हैं तो 1971 में 1971 ईस्वी में शेख मुजीबुर रहमान की जो है द्वारा जो है इसका जो है गठन किया गया बांग्लादेश का। बांग्लादेश को पहले हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, और 1947 में जब इसका गठन हुआ तो इसमें जो है असम का सिलहट जिला और पूर्वी बंगाल को मिलाकर एक नए प्रांत का गठन हुआ बांग्लादेश। और बांग्लादेश को कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किन किन नदियों के अवसादों से बांग्लादेश का गठन हुआ। बांग्लादेश का जो निर्माण है, जो नेचुरल रूप से हम इसे पढ़ते हैं, किन किन नदियों के अवसादों से है? ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अवसादों से इसका जो है हम पढ़ते हैं कि निर्माण हुआ था। और बांग्लादेश को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच काफी विवाद रहता है। बांग्लादेश के अंदर एक डेल्टा भी है जो कि पश्चिम बंगाल में भी है, सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे भारत के अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश में पद्मा और जमुना नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्न राज्यों के समूह में से कौन सा समूह है जो पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो ध्यान रखेंगे, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। और भारत में हम पढ़ते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी में भारत के अंदर 2 केंद्र शासित प्रदेश राज्य बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसी के साथ भारत के अंदर जो है केंद्र शासित प्रदेश राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 9। लेकिन 2020 में हम पढ़ते हैं कि दमन और दीव और दादर और नागर हवेली दोनों को मर्ज कर दिया गया, और वर्तमान में भारत के अंदर जो यूटी है, यूनाइटेड टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश राज्य, वो कितने हैं? 8 हैं। तो ध्यान रखेंगे, भारत के जो है निम्न राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? सबसे नीचे हम देखते हैं गुजरात बनाता है, गुजरात के बाद हम देखते हैं राजस्थान, उसके बाद हम देखते हैं पंजाब, और पंजाब के बाद हम देखते हैं कि कौन सा बनाता है? जम्मू एंड कश्मीर बनाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। तो ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, हरियाणा भी पाकिस्तान के सीमा साथ साझा नहीं करता, और हिमाचल प्रदेश भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ये 15 क्वेश्चन का एमसीक्यू था, और ऐसे ही ये सभी क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के अंदर पूछता है, ठीक है। हम दिल्ली पुलिस का पेपर देते हैं, यूपी पुलिस का पेपर देते हैं, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन भी आया है यूपी पुलिस का, बहुत जल्द आपके सामने वैकेंसी ओपन होने वाली है। यूपी पीसीएस के थ्रू जो आरओ का पेपर होता है, या फिर हाई कोर्ट आरओ का पेपर होता है, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो एग्जाम यूपी के अंदर कराए जाते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें भारतीय भूगोल से संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं, अभी ये हम भारतीय भूगोल से संबंधित जितने भी हमारे एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू के थ्रू हम भारतीय भूगोल का रिवीजन करेंगे। उसी के बाद हम एमसीक्यू के थ्रू विश्व भूगोल का भी क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि हाँ, ये एमसीक्यू ऐसे ही कंटिन्यू आते रहें, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि इसका सभी को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनत करने वाला बच्चा है, सभी को इसका क्या मिले? बेनिफिट मिले, सभी को लाभ हो। थैंक यू। धन्यवाद।